वेलकम बैक टू अवर चैनल। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अभ्यर्थी सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग के समय उसके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, आरक्षण उपवर्ग प्रमाण पत्र और जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लागू होगा वो उसके पास नवीनतम मूल रूप में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे उसके पास सभी मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी जिसको कि सेंटर पे वेरीफाई किया जाएगा। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा प्रवेश शुल्क अभ्यर्थियों के लॉगिन से ही ऑनलाइन जमा किया जाएगा। तो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट gcup.nic.in पर जाना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट अपने विवरण जैसे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम व जन्मतिथि देने होंगे जिसके आधार पे वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जब रजिस्ट्रेशन करेगा उस समय पे एक नया पासवर्ड जनरेट करेगा जिसको कि उसे याद रखना होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं और हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय अभ्यर्थी को जहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं उसके लिए आपको एक सहायता केंद्र वहां पे सेलेक्ट करना होगा जहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो अभ्यर्थी को प्रवेश से संबंधित समस्त कार्य प्रथम चरण से लेके 5वें चरण तक की काउंसलिंग के लिए सहायता केंद्र पर जाकर अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्म तिथि, जेंडर, आरक्षण वर्ग, उपवर्ग या राज्य की अर्हता में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे परिवर्तित कर सकता है। राज्य अर्हता के संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण को आप पढ़ लें। पढ़ने के पश्चात उत्तर प्रदेश की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पे आप प्रथम चरण से लेके तृतीय चरण तक वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश की अर्हता रखते हैं और जो उत्तर प्रदेश की अर्हता नहीं रखते हैं वो चतुर्थ चरण से पात्र होंगे। रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी जो कि वन टाइम फीस जमा होगी। आपको वो एक ही बार जमा करनी है, 250 रुपये। आप उसे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी से काउंसलिंग फीस समस्त चरणों एक ही बार ली जाएगी। काउंसलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा ट्रांसफर नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य संपन्न हो गया है वो उसके पश्चात चॉइस फिलिंग का कार्य अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड की सहायता से करेंगे। कैंडिडेट के काउंसलिंग वाले पेज पर उसके ग्रुप के अनुसार और उसके आरक्षण के आधार पर और संस्था और पाठ्यक्रम विकल्प दिखाई देंगे जिसके आधार पर वो अपने संस्था का और अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है अपनी वरीयता के आधार पर। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में केवल एक बार असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। यानी कि आप प्रथम चरण से तृतीय चरण तक आप असीमित विकल्प भर सकते हैं। आप द्वितीय व तृतीय चरण में केवल वही लोग विकल्प भर सकेंगे जो नवीन यानी कि जिन्होंने नया पंजीकरण किया है, नया रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी जो प्रथम चरण में विकल्प भर चुके हैं वो द्वितीय चरण में विकल्प नहीं भर पाएंगे और जो द्वितीय चरण में विकल्प भर चुके हैं वो तृतीय चरण में विकल्प नहीं भर पाएंगे। चतुर्थ चरण से लेके और पंचम चरण में केवल 10 विकल्प चयन करने के लिए दिया जाएगा। चतुर्थ चरण में भरे गए विकल्पों के आधार पर ही पंचम चरण का सीट आवंटन किया जाएगा। छठे चरण से अंतिम चरण में केवल एक ही विकल्प दिया जाएगा जिसके आधार पर आपको सीट आवंटन की जाएगी। अगर वो सीट आवंटन आपको नहीं होती है तब आप अपने विकल्प को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला बिंदु है सीट आवंटन।
प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटित होगी। जब अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से विकल्पों को देता है तो उन विकल्पों के आधार पर उसको सीट आवंटित की जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज अथवा फ्लोट का विकल्प चुनना होगा। यदि अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चुनता है तो उसे 3,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प चयन करने के पश्चात सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं करता है तो अभ्यर्थी काउंसलिंग के पहले 3 चरणों से बाहर हो जाएगा। तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी ऑटोमेटिकली फ्रीज माने जाएंगे। यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केंद्र जो उसने अपने काउंसलिंग के समय लॉगिन आईडी पासवर्ड से सहायता केंद्र सेलेक्ट किया था वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले प्रवेश शुल्क की धनराशि आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड पर लिंक के माध्यम से प्रदर्शित होगी। आप उस शुल्क को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यदि आप फीस जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपकी आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी और वो पहले 3 चरणों से बाहर हो जाएगा। तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और शुल्क जमा करना होगा। चतुर्थ चरण से अग्रिम सभी चरणों में आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी स्वतः ही फ्रीज माने जाएंगे। अतः चतुर्थ चरण से अंतिम चरण तक आवंटन के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में वो संपूर्ण काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। अब अगला बिंदु है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि किस प्रकार से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और कैसे कराना है। तो प्रथम चरण से लेके और 5वें चरण तक सभी अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन के लिए सहायता केंद्रों पर जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी लेकर अवश्य जाए और साथ में 2 फोटोग्राफ लेके ही सहायता केंद्र पर जाएंगे। 6वें चरण से अंतिम चरण तक सभी अभिलेखों का सत्यापन, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि 6वें चरण से अंतिम चरण तक सभी अभिलेखों का सत्यापन जो उसे कॉलेज मिलेगा, जो सीट उसे अलॉट होगी, वहां जाके अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों में कोई कमी पाई जाती है, अगर कमी कुछ इस प्रकार की है कि सहायता केंद्र पर काउंसलर अपने द्वारा उन समस्या का निराकरण कर सकता है तो उन समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी। जैसे शैक्षिक योग्यता और आयु, अगर वो इन चीजों को फुलफिल नहीं करता है तो उसकी वो सीट निरस्त हो जाएगी और वो संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। यदि कमी कुछ इस तरीके की है कि काउंसलर के माध्यम से उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और उसकी आवंटित सीट पे कोई प्रभाव न पड़े तो काउंसलर के माध्यम से उस समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे अभ्यर्थी को किसी आरक्षण के वर्ग के अंतर्गत सीट आवंटित होती है परंतु अभ्यर्थी के पास आरक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है तो आरक्षण वर्ग उपवर्ग को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तित किया जाएगा। जैसे SC/ST का कैंडिडेट है तो उसे हम ST में कर देंगे, अगर SC/ST का है तो जनरल में कर दिया जाएगा। OBC का मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसे OBC में कर दिया जाएगा और OBC कैंडिडेट को जनरल में कर दिया जाएगा। जनरल EWS का मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उसे जनरल EWS में कर दिया जाएगा
और जनरल ईडब्ल्यूएस से जनरल में कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जनरल ईडब्ल्यूएस, मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर और फिजिकल हैंडीकैप से सीधे जनरल में भी कर सकते हैं। अगर ये परिवर्तन करने के बाद उसकी सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर उसकी सीट कैंसिल नहीं होती है, तो काउंसलर इस काम को कर सकते हैं। अगर किसी आरक्षण के अंतर्गत उसको सीट मिली है तो आरक्षण को अगर चेंज किया जाता है तो उसकी सीट निरस्त कर दी जाएगी या निरस्त ऑटोमेटिकली हो जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में तथा आरक्षित वर्ग से अनारक्षित उपवर्ग में परिवर्तन संभव नहीं है, यानी कि उसको जनरल कैटेगरी से किसी आरक्षित कैटेगरी में परिवर्तन संभव नहीं है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किए जाने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग के चरण 1, 2 और 3 यानी कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण से बाहर हो जाएगा। वो पुनः चौथे चरण में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करते हैं हम शुल्क की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जमा करेगा। गवर्नमेंट और एडिड कॉलेजेस में प्रवेश की दशा में संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा और निजी क्षेत्र की अगर उसको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो वो 3,000 रुपये अपने लॉगिन से जमा करेगा और बाकी की जो रिमेनिंग फीस होगी वो संस्था में जाके जमा करेगा। यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई फीस उससे अगर ली जाती है, अभ्यर्थी उस जनपद के सहायता केंद्र पर जाकर उस संस्था के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए संस्था में प्रवेश हेतु तो निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है। अब बात करते हैं हम प्रोविजनल एडमिशन लेटर की। शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। उसको जो कॉलेज मिला है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उस संस्था में जाकर अभ्यर्थी को अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उसे संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क जो भी उसने फीस ऑनलाइन जमा की है उससे अगर और कुछ अंतर आता है तो वो भी उसे जमा करना होगा। हम बात करते हैं विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस। इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट, जो भी उसे सीट अलॉट हुई है और वो अपनी फीस भी ऑनलाइन माध्यम से जमा कर चुका है, बट अब उसे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस के माध्यम से वो अपनी सीट को विड्रॉल कर सकता है। लेकिन इस दशा में वो समस्त चरणों की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस लिंक पर जाकर अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक एवं शाखा का नाम भरेंगे, जिससे कि वो उसकी जो धनराशि है उस अकाउंट में आ जाएगी। उसका संपूर्ण शुल्क, ये प्रक्रिया पूर्ण होने में 7 से 30 दिनों के अंदर उसके अकाउंट में आ जाएगा। अब चलिए कुछ अभ्यर्थियों हेतु कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। अभ्यर्थियों को ये विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने विकल्प सावधानी पूर्वक भरें और निर्धारित समय पर अभिलेख सत्यापित कराते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क को जमा करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं, उनके माता पिता की आय अगर 2 लाख रुपए तक है, यदि उनका प्रवेश राजकीय एवं अनुदानित संस्था में हुआ है तो उन्हें मात्र 3,000 रुपए जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाए जाते हैं तो अवशेष शुल्क भी संस्था में जमा करेंगे।
प्रथम 3 चरणों में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर चुके हों, यदि वे चाहें तो अपना प्रवेश निरस्त करने हेतु तो अपने लॉगिन के माध्यम से विकल्प दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं ही पात्र होंगे। पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल एक चरण में ही विकल्प चयन कर सकेंगे। अगले चरणों में पूर्व में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी विगत वर्ष की कट ऑफ का वेबसाइट जीकब की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से सीट आवंटन हुआ था। चौथे चरण से पांचवें चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण छात्र जो कि तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश नहीं हुआ है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी जो छात्र फेल हो गए हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में वो भी इसके लिए पात्र होंगे, तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर वाले छात्र जो कि जिनके पास उत्तर प्रदेश की अर्हता नहीं है वे सभी अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इन दोनों चरणों में अभ्यर्थी केवल 10-10 विकल्प ही भर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में वो काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। छठे चरण से और लास्ट चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने तृतीय चरण तक कोई संस्था नहीं मिली है उसे, चतुर्थ से पंचम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हो, ऐसे अभ्यर्थी वे राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना होगा और छठे से अंतिम चरण तक अभ्यर्थी हेतु केवल एक विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा और अभ्यर्थी अपने उसी संस्था में पाठ्यक्रम का चयन करे जिसमें वो प्रवेश लेना चाहता है। छठे चरण से अंतिम चरण तक अभ्यर्थी को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ये थे आपके कुछ अभ्यर्थियों हेतु निर्देश जिसके आधार पर वो काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया को करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको gcup.nic.in वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग 2021 फॉर राउंड 1। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के पश्चात रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ऐसे छात्र जिन्होंने पूर्व में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाएंगे सबसे नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनको आपको पढ़ने के पश्चात आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के माध्यम से कर सकेंगे। क्योंकि मैंने पूर्व में एक रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो मैं आपको बस लॉगिन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया को पूर्ण करना है। तो चलिए मैं होम पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया काउंसलिंग प्रोसेस। अब मैं एक रोल नंबर यहाँ पे डाल के उस पासवर्ड से उसको लॉगिन करूंगा और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करनी है। ये आपका नीचे सिक्योरिटी पिन दिया रहेगा, इस सिक्योरिटी पिन को आपको इसमें एंटर कराना है।
इसके बाद आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे और आप इसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आएगा कैंडिडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैंने ये सारी डिटेल्स भर दी हैं। तो ये डिटेल आप कंप्लीट भरने के पश्चात आपको ये इस तरीके से पेज दिखाई देगा। इसके पश्चात आएगा यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस। अभी वो लिंक नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ये काउंसलिंग प्रक्रिया संपूर्ण कर दी है इसलिए। इसके बाद रहेगा आपके पास चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में आप अपनी चॉइस संस्था ब्रांच के आधार पर आप चॉइसेस को भर सकते हैं और उन्हें आप अपने जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड के माध्यम से उसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है कि आपको चॉइस फिलिंग करने के पश्चात उन्हें लॉक करना बहुत आवश्यक है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपको सीट आवंटन नहीं होगी। जब आप ये संपूर्ण प्रक्रिया कर लेंगे तो आपको 250 रुपये की फीस ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करनी होगी। तो वो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इतना कार्य करने के पश्चात आप अपनी सीट को जो भी आपने यहाँ पे फिल की हैं वरीयता क्रम में वो आप यहाँ देख सकते हैं और इस चॉइसेस के लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग करना है। ये करने के पश्चात लॉग आउट हो जाएंगे। जब आप सहायता केंद्र में जाते हैं सीट आवंटन के पश्चात तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो सीट आवंटन हुई है उसका लेटर, स्कोर कार्ड, आप न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का प्रमाण पत्र, मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स हाई स्कूल का जो भी आपकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है उसको लेके जाएंगे। आरक्षण के प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र में जैसे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। इसके अलावा अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन, इसके का सर्टिफिकेट्स है, इसके माध्यम से अगर आपने आवेदन किया है तो इसके आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये समस्त डॉक्यूमेंट लेके और इनकी सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट फोटोकॉपी और 2 फोटोग्राफ लेके आप सेंटर पे जाएंगे और अपना सत्यापन कराएंगे। सत्यापन कराने के पश्चात आप फीस जमा करेंगे और फीस जमा करने के पश्चात आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। बाकी की प्रक्रिया आप जो भी आवंटित संस्था है वहां जाके पूरी करेंगे। तो ये थी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस। अगर इस काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।